अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की पिछले एक साल में जो मईशत है इसका हर जाविये से इस वक्त जो है वो इसका जायज़ा लिया जा रहा है। फिस्कल साइड पे भी, मॉनेटरी साइड पे भी, करंट अकाउंट डेफिसिट को कल हम डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हम जो है मुल्की कर्ज़ों के हवाले से बात की। आज एक बार फिर ज़रा मुल्की कर्ज़ों के हवाले से बात करेंगे। ये इन कर्ज़ों की फाइनेंसिंग किस तरीके से होगी, कितना बड़ा टास्क है हुकूमत के लिए। पिछले साल जब ये हुकूमत 2018 में हुकूमत इख्तिदार में आई तो उस वक्त हमारे जो कर्जे थे वो 24,212 अरब रुपए थे, जो एक साल में बढ़ के यानी जून 2019 में हमने देखा कि 31,784 अरब तक पहुंच गए और इसमें 7,572 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ। मजमूई तौर पे जो आपके कर्जे हैं वो आपकी मजमूई कौमी पैदावार का पिछले साल 70% थे और इस साल ये 12% बढ़कर 82.4% हो गए। एक अलार्मिंग कॉल। उसके बाद जो कल पीआईबी ऑक्शन हुआ उसमें कहा यह जा रहा है कि एक मैसिव पार्टिसिपेशन जो है वो शॉर्ट टर्म 3 साल के बॉन्ड्स के लिए देखी गई और अब ये तवक्का की जा रही है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम हो जाएंगे और अगले 3 से 6 माह में या 6 से 9 माह में इंटरेस्ट रेट जो है वो कमी की तरफ आएंगे, ऐसा इसका तज्जिया किया जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर, पूरे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करें तो आपको मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो बैंक डिपॉजिट्स है वो 13.74 ट्रिलियन 13,747 अरब रुपए टोटल जो हमारे बैंक डिपॉजिट्स हैं, जबकि बैंक्स की जो एडवांसेस हैं वो 7.9 ट्रिलियन के हैं। इसके साथ साथ बैंक्स को जो गवर्नमेंट की जो बोरिंग है वो 6.4 ट्रिलियन की और करेंसी इन सर्कुलेशन 5.4 ट्रिलियन। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी फाइनेंसिंग जो है वो बैंक्स कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम के बाद अब आप हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी, वो कमर्शियल बैंकों से लेगी कर्जा। तो ऐसे में इसके खुद कितना इस वक्त मार्जिन मौजूद है हमारी कमर्शियल बैंक्स के पास, ये डिमांड पूरी करने के लिए ये एक बड़ा सवाल है। और इस समय बहुत सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। आज असद रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर मुआशी तज्जियाकार, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेंसी मार्केट्स एसोसिएट्स के। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब इस वक्त आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। ये स्टेट बैंक की एक फिगर इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट का हम दिखा भी रहे हैं, बार बार स्क्रीन पे एक पर्चा जो है वो आ रहा है सामने और उसमें एक बुनियादी सवाल यहां पर उठ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं जो जून 2018 में 3,800 अरब थे, ये 11,183 अरब ओवर ए ट्रिलियन एक साल में इस जून 2018 में इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया, ये मुझे बताइएगा। ये तो इससे पहले हमने नहीं देखा इतनी बड़ी कि अपने बॉन्ड जितने खरीदने। बिस्मिल्लाह। देखिए इमरान, थोड़ी ये बहुत डिफरेंट चीज़ है और ये मेरे ख्याल से मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं हुआ है और ये शायद नॉलेज में भी लोगों के कम है। दरअसल ये अभी कुछ हुआ नहीं है। आपने जो इससे पहले जो नंबर दिया, जिक्र किया, बेसिकली जो आपके क्या कहते हैं बॉन्ड और ट्रेजरी बिल का, वो तो अपनी जगह दुरुस्त है और इतनी होल्डिंग है। और ये बहुत ही एक समझिए कि एक ऐसी चीज है जिसको बहुत आपको गौर से देखना पड़ेगा। उससे बहुत सी चीजें अभी होनी बाकी हैं। ये जो आपने स्पेसिफिक जिस नंबर की बात की है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है। 11 ट्रिलियन का जो नंबर है, ये बेसिकली रीप्रोफाइलिंग हुई है। अच्छा, हाँ। और इसके माने ये है कि ये नंबर, और आप ये देखिए जो आपने अभी नंबर दिखाया है, शायद स्क्रीन पे भी आपने दिखाया, बिल्कुल दिखाया, वो आपका जून एज ऑफ जून 18 था, 3.8 वाला, और वो आप कह रहे हैं कि 11 ट्रिलियन प्लस का जो है वो इसमें कैसे आ गया। जाहिर सी बात इसके माने ये हुए कि आईएमएफ, आपने 4 जुलाई को आईएमएफ से आपकी जो कुछ एग्रीमेंट हुआ है, और अगर आपको याद हो कि 4:30 बजे एमनेस्टी स्कीम बंद हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल की कि 4:30 बजे एमनेस्टी स्कीम क्यों बंद। मैंने कहा इसलिए बंद हुई कि अब आपका एग्रीमेंट साइन होने वाला है आईएमएफ से और अमेरिका खुलने वाला है हमारे, और आईएमएफ को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एमनेस्टी स्कीम, ठीक है, वो 4:30 बजे अगर आपको याद हो गई अनाउंसमेंट आई, बंद हो गई। इसी तरह आपका ये जो है नंबर, ये आपने उसी के तहत जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, हम यही अज्यूम कर रहे हैं, उस अंडरस्टैंडिंग के तहत आपने इसको एक एंट्री उसकी डाली जो तकरीबन वहाँ रीप्रोफाइलिंग की और वो शिफ्ट हो गई इसमें। तो आपने इसको क्या दिखाया एज ऑफ जून 30 की क्लोजिंग 2019 की।
ये भी कुछ नहीं हुआ है, इसको समझिए। ये इस वक्त एसबीपी के पास उनके शेल्फ में ये मौजूद है। अभी जो दे चुके हैं, जो होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो जो आपने इस वक्त 6.4 ट्रिलियन की आपने बताई वो है। अब यहाँ सबसे बड़ा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इतना आसान नहीं है। अब मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं बॉन्ड खरीद लो, बहुत आसान है। ये लोगों को तो शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। जब ये बॉन्ड की मूवमेंट हुई थी, देखिए लोगों ने दबा के पैसे, पिछले दिनों क्या हुआ कि आपने देखा, जो इस पे बात कोई अभी तक ना हुई है ना कर रहा है, वो अफसोस की बात यह है कि बैंकों ने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए तो कुछ भी नहीं किया। मतलब इन्वेस्टमेंट वो जाहिर है कि उनको वहां पे रिस्क फ्री में इतना चार्म है, तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों करेंगे फिर? अब इसको समझने की कोशिश की, क्या कह रहा हूं। तो उन्होंने दबा के इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने बॉन्ड बिल में कर दिया, सॉवरेन पेपर्स में। तो वो जो था आपका कहां चला गया, एक पॉइंट आया हाई पॉइंट, उसका 55-60% ऑफ दी डिपॉजिट आपका जो था वो टोटल डिपॉजिट वो हो गया। एज ऑफ नाउ अभी भी आप ये देखिए तो टोटल दोनों को मिला के 47% बनता है, यानी कि उनकी होल्डिंग है। अब इसमें मैं दोनों से मतलब आपका पीआईबी एंड टी-बिल्स, उसमें उसमें अगर स्प्लिट करें तो तकरीबन 2.2 ट्रिलियन का ये है आपका पीआईबी है और बाकी वो एक चीज ये जहन में रहे कि कूपन रेट जो है अब तो फ्लोटिंग आ गया है ना। अब उसमें ये होगा कि 6 बिल का जो 6 महीने का जो टी बिल होगा उसको बेस्ड ऑन दैट वो आपको जो भी 70-75 वो स्टेट बैंक बताएगा, वो आप अकॉर्डिंगली फिर आपका यील्ड के ऊपर वो उसका एड ऑन कर देंगे। इसमें ये हुआ है कि ये जो होल्ड किया हुआ है इनको मैक्सिमम 10 साल में कितना मिला, 8.75 उसका कूपन रेट है। बाकी जो उनकी इमरान, इसमें अनफॉर्चुनेटली ये जैसे रेट मूव करता गया है ना, इसमें बैंकों को बहुत तगड़ा लॉस है इस वक्त बैंकों को लॉस है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ। जिसने होल्ड किया हुआ है उसको कूपन कितना मिलेगा, 8.75, ठीक है ना। और बिल उसने जो लिया हुआ, उसने तो एक आप जो अपने प्रोग्रामों में कहते थे ना, 1 ट्रिलियन के ले रहे हैं, उन्होंने ले लिया कि भाई आगे नहीं देंगे, हाइक हो गया। जब हाइक हुआ उन्होंने तो नीचे लिया हुआ, उनका वो लॉस आ गया, फिर हाइक हुआ, अब ये हाइक होता चला गया ना। तो बैंक की मैं सकत की बात कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो वो होते 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 ये तकरीबन 100 बिलियन रुपीस प्लस का लॉस है इसमें, कम से कम मेरे हिसाब से। आप कैलकुलेट करें 120 और 150 के रेंज में क्यूमुलेटिव लॉस इस वक्त बैंक की होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट वो। अच्छा। और ये बैंक इस वक्त खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है कि वो क्या बोले, क्योंकि जो मूव आई है या मई 2000 जो 1 जनवरी में हुई थी, उसके बाद मई के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ, आपका पॉलिसी रेट, और फिर ग्रेजुअली होता चला गया। तो ये सेटल कैसे होगा फिर? नहीं सेटल, देखिए डाउन साइड पे होगा, कैसे होगा? ऐसा नहीं है। खरीदा आपने भाई, तनख्वाह आपको तगड़ी मिल रही है, बोनस आपको मिला है, अब लॉस भी तो आपको लेना पड़ेगा ना। मैनेजमेंट आज रिकॉर्डर में एडिटोरियल है रेम्यूनरेशन के बारे में। अच्छा, अब देखिए तो बात यह है कि भाई जब आपने वो बैठे तो आपको पैसे किस चीज के मिल रहे थे? आप तो सुकून की नींद आपने गुजारी ना वो 4, 5, 6 साल जो थे। तो आपने क्या किया, आपने उस रिस्क को एसेस ही नहीं किया कि हालात क्या हो रहे। अब देखिए ना, सारे काबिल लोग बैठे हुए ना बैंक में, तो पढ़े लिखे और ट्रेजरी और उनके एनालिस्ट और ये सारे एक से एक मशहूर लोग हैं। तो क्या उन्होंने इसको सेंस नहीं किया था? आप मेरा पेपर उठा के देखिए, आपके रिकॉर्डर में भी मैंने लिखा हुआ कि ये कोई इसको ना, इसको मूडीज ने वो किया है कभी हाईलाइट, ना इसको किसी रेटिंग एजेंसी ने कितना बड़ा रिस्क लिया। अगर कहीं ये चेंज होता है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। ये मैं लिख चुका हूं। और आज आप कह रहे हैं 120 अरब का लॉस है बैंकों को। ये देखिए, ये तो एक आपको रफ नंबर मैं दे रहा हूं कि ये 100 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। वो उसको जो वर्किंग आप करेंगे, मैंने आपको इसीलिए कहा 8.75 इज कूपन रेट एंड आपका जो अब इस वक्त जो रेट है वो तो उस पर आ गया ना। आप देखिए तो वो तो मूव जो हो रहा है ग्रेजुअली, तो आपका रेट क्या चल रहा है? अब आप तो मार्क टू मार्केट जब करेंगे तो 13 प्लस पे करेंगे ना। तो ये बताइए आगे क्या सिचुएशन फिर नजर आ रही है? अभी समझिए ये खत्म नहीं हुआ, ये इतना आसान नहीं। इसीलिए मैं इसको, आपने बहुत अच्छा किया इसको लेकर, और मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इसमें बड़े मैं देख रहा हूँ एक से एक एक्सपर्ट आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये स्टॉक मार्केट नहीं है यार, ये एक मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है यार, ये चीज अलग है। ये बिल्कुल स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। स्टेट बैंक क्या कर रहा है फिर? नहीं, स्टेट बैंक कुछ नहीं कर रहा है। देखिए स्टेट बैंक तो आपको एक चीज ऑफर कर रहा है, आप खरीद रहे हैं ना। स्टेट बैंक थोड़ी कर रहा है लो। स्टेट बैंक और जब आप देखिए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के वो लोग, मुझ जैसे वो लोग जो नहीं समझते इस चीज को, आप बड़ा सादा लफ्जों में अगर बताइए कि हुकूमत
स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी। हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा लेती है तो नोट छाप के देता है और वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है, इसलिए कर्जा जो है कमर्शियल बैंकों से लिया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि जो आपके ऑक्शंस वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीजें कमर्शियल बैंकों की लैंडिंग ज्यादा है। इसमें क्या बुनियादी? देखिए अभी रुक जाइए, अभी ये चीज खत्म नहीं हुई, अभी लिक्विडिटी नहीं है। इसको जहन में रखिएगा, ये जो पीआईबी की बाइंग होती है, ये क्यों फंसे हैं? ये इसलिए फंसे हैं कि ये ट्रेजरार का सोल डिसीजन नहीं होता, ये बैंकों के बोर्ड का डिसीजन होता है। जो बॉन्ड की बाइंग होती है, ये परमिशन जो है बेसिकली उनका बैंक जो है, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें वो डिसाइड करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना है। ये उनकी मैनेजमेंट डिसीजन है, जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल को आप नहीं कह सकते हैं ये कि भाई उसका डिसीजन है। या हो सकता है भाई बैंक प्रेसिडेंट इतना पावरफुल है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसने कहा भाई ले लो, तो वो उसने ले लिया। ये होता भी है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये कि कितना ले लो और कहां से ले लो, उसके पीछे क्या। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताऊं, जो अभी मेरी जो ट्रेजरारों से बात हुई है, वो कह रहे हैं भाई हम तो 2-2.5 साल से स्टॉक में फंसे हुए हैं। मतलब उनको तो डबल चपत लगी हुई है, एक ये एक क्यों, वो जो उन्होंने बाइंग की हुई है ना भाई 50 के अराउंड, अब वो भी तो होल्डिंग की हुई है, चूंकि वो बेचता नहीं है। और मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अच्छा अब सारा इस वक्त सिचुएशन ये होती है, आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ा अच्छा एक नंबर भी दिया है, क्या आपने डिपॉजिट बताया, डिपॉजिट आपने बताया 13.747 यानी 13 ट्रिलियन 747, एडवांसेज आपने 7.9 ट्रिलियन के अराउंड बताया। अब इसमें आप ये कह रहे हैं कि करेंसी सर्कुलेशन भी आपने आज बता दिया कि 5.4 जो है ये बढ़ा है इस दफा जो है, चूंकि बकरीद की वजह से। वो अगर आप आगे बात करेंगे तो मैं उसको भी समझाऊंगा सर। लेकिन मैं यहाँ पे जो फंस रहा हूँ ना, एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि परसों के जो टी-बिल पीआईबी बॉन्ड्स थे, और कहा यह जा रहा है, उसके ऊपर जो कमेंट्री आ रही है एनालिस्ट की, उसमें यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो टी-बिल्स रादर वो छोटे हैं और 3, 6 और 9 महीने और 12 साल के लिए, तो वो वहां से अपना शिफ्ट हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए और बॉन्ड्स की तरफ आ रहा है। तो वहां पे तो ये कामयाबी जरा बताइए। देखिए बात सुनिए, बॉन्ड जो है एक्चुअली वो आप फंसी इसीलिए गए हैं कि अगर आपको याद होगा जब सलीम रजा साहब आए थे गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने आके डेट मार्केट क्रिएट किया था। हर स्टेट बैंक का गवर्नर जब भी आएगा वो अपनी परफॉर्मेंस को देना चाहता है। उसके बाद कौन आए, कारदार साहब आए, उन्होंने वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। अच्छा, वो बंद हो गया, खत्म हो गया। एक्चुअली ये तो डेट मैनेजमेंट वाली बात हो गई और इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ इनको बैठ के कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। तो हर आदमी तो अपने अपने उसमें है ना कि मैं परफॉर्म कर जाऊं, एक्स्ट्रा कर जाऊं, जो आता है वो देखिए। अब उसमें ये है कि आपको तय ये करना है कि आपका ये तो बिल्टअप हो गया। अब आपका सवाल ये पैदा होता है कि अब मैंने आपको तो इतना समझा दिया, अब आप मुझे ये बताइए, आप तो बैठे हैं लॉस में, और लॉस में कितने बैठे, बिलियंस के लॉस में बैठे हुए। आप बैठे हुए इक्विटी के भी लॉस में बिलियंस के। सही। अब आप क्या अब ये अपनी वो पोर्टफोलियो बनाएंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन जी। अच्छा, अब और इन साइज इज इन ट्रिलियन, हाउ मेनी ट्रिलियंस? अभी बहुत ट्रिलियन है। अच्छा, ये 11 ट्रिलियन बॉन्ड नहीं है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये इसमें आपको पता, बॉन्ड की होल्डिंग, बॉन्ड की ऑक्शन, ये सारे इनको पीडीज का जो वो है, ये सारा चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी पूरी जो है स्टेट बैंक हैज टू, और आप देखिएगा अगर ये करेगा तो स्टेट बैंक क्या आप चेंजेस भी देखिएगा कि उसमें वो चेंज भी लेकर आएगा वो, क्योंकि वो अलाउ करेगा। एक आध मीटिंग जो है शायद प्राइमरी डीलर्स के हवाले से जो हुई है, वो तो खैर अपनी चल, बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं ना कि वो कुछ लोगों को बना के, अब ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है अभी। भाई मैंने जो लोगों से बात की, आप यकीन करें बैंकरों को तो पता भी नहीं है, इस चीज का इल्म ही नहीं है लोगों को। तो होगा क्या अब? बात ये अब चले, अब आपके सामने मौजूदा हालात में क्या सिचुएशन, अब होगा क्या? अब होगा क्या से मतलब ये कि लेने के लिए, एक्चुअल सवाल ये है कि लेने के लिए ये पैसे कहां से आएंगे, ये असल क्वेश्चन है। पैसे तो नहीं है, तो पैसे क्या वही स्टेट बैंक छाप के, नोट छाप के, नोट ओपन मार्केट ऑपरेशन का, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन। मैं आपके पहले प्रोग्राम में मैंने आपसे क्या कहा था? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू इंजेक्शन करेंगे, थ्रू फिर आप इसको पैसे देंगे, और अब बैंक इस वक्त उसको डिसाइड करना है कि वो कितना बॉन्ड में जाता है और कितना बिल में जाता है। और देखिए ये शॉर्ट टर्म में भी इतना जो है लेने पे लोग कतराएंगे। अब मैंने आपको होल्डिंग बताई कितना, 47% जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ बैंक की, शेड्यूल बैंक की होल्डिंग है। ठीक है, उसमें मैंने एनबीएफआई और फंड का नहीं लिया है। नहीं, लेकिन सर ये बताइए ना कि ये चीज आपने एक पाबंदी लगी, आईएमएफ की तरफ से पाबंदी है कि जनाब आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है तो एक मिनट अभी रुक जाइए।
अभी आपके ही अखबार में वो था कि वो आईएमएफ की खातून जो थी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, सेंचस। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि एक चीज आपके यहाँ बहुत खतरनाक है, जो जिसको सही होना चाहिए कि आपके यहाँ इनके पास जो लीडिंग वो इस वक्त जो आपकी पार्टी है, गवर्नमेंट जो है, इसके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, आपका वोट पूरे नहीं है। उन्होंने कहा था ना खच्चर उन्होंने शुरू किया कि आप सेनेट में स्पेशली उन्होंने सेनेट के हवाले से कहा कि आप अपनी ऑर्डिनेंस तो आप पास कर सकते हैं किसी भी उसमें मनी बिल के थ्रू, बट ये कि सेनेट में आप जरा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग करें। और उनको खदशा भी था। वजह क्या थी उसकी? अब ये जो 11 ट्रिलियन है, इसको मैं जो जितनी मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग है मेरी, इसको मेरे ख्याल से अप्रूवल वहां भी लेनी पड़ेगी। अब आपके बात मैं इस पे आ रहा था। अच्छा। अब खर्चा जो है, मतलब बहुत सी चीजों का ये भी बड़ा उसमें मेन पॉइंट है। और ये बिल्कुल आज जो ये आप बात कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हुआ, ये आपके शो में फर्स्ट टाइम ये हाईलाइट किया जा रहा है। हाँ, फिगर्स के कम से कम सेंट्रल बैंक के जो ये अभी किसी लेवल पे किसी डिस्कशन ये नहीं हुआ है। अब हो सकता है आप ये देखिएगा, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन शुरू हो जाएगा। शुरू आपने किया इसको? नहीं, हमने शुरू जरूर किया। जाहिर है कि बिजनेस रिकॉर्डर की सब्सिडरी होते हुए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आप जो है और उसको सही तरीके से रिपोर्ट करें, बताएं। अब ये है कि देखिए, इसको सोचने की कोशिश की इतने पैसे ये नहीं है। अब ये 1 साल में तो नहीं होगा, ये 2 साल में नहीं होगा, ये 3 साल में नहीं होगा, ये अब ये पता नहीं कब होगा। अब क्या अंडरस्टैंडिंग, अब इसमें बड़े सवालात हैं जो अभी क्लियर नहीं है। तो ये आपको क्या कहते हैं वो, और उनका जो पेपर है 400 पेज का आईएमएफ का, उसमें ये मेंशन किया हुआ है। उसके अंदर ये है लिखा हुआ। मेरा सवाल अगेन यहीं पे कि मौजूदा हालात में जो इतनी ब्लीक पिक्चर आप दिखा रहे हैं, ब्लीक नहीं है ये, चलें, ये रियलिटी है। रियलिटी है, आपने साइन किया है और इस आपने साइन किया है और इससे आपको करना है। अब जो क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट, मैं और दूसरे अखबारों को भी देखता हूँ और दूसरे एनालिस्ट से भी बात होती है, तो कल जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव नोट है। फिर उसके बाद जो कल परसों जो आपका टी बिल ऑक्शन हुआ, पीआईबी ऑक्शन हुआ, उसको लेके एक पॉजिटिव चीज। लेकिन ये जो आप चीज बता रहे हैं ये बहुत डिफरेंट है। देखिए, ये उस चीज से नहीं है जो आप करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं अच्छी और उसके बाद एक संजीदा या थोड़ा सा उसमें भी मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, नोट पढ़ रहा हूँ। जो नोट भेज रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। ये सारे वो लोग हैं, आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो पिछले हुकूमत में भी सबके साथ घूमना फिरना, न्यूयॉर्क में तस्वीरें और गवर्नर के साथ तस्वीरें, और अब यहाँ आ गए, अभी यहाँ आकर ये बातें कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि उसमें उसकी वजह बहुत सिंपल है। ऑयल बिल जो आपका था, वो उस वक्त ऑयल जो था एवरेज जो था 65+ के अराउंड था, ठीक है ना। अब ऑयल इस वक्त जो है उसका एवरेज जो है, जाहिर सी बात है, $10-12 उसका डाउन है। और आपने उस वक्त ऑयल बहुत हैवी लिया था। हो सकता है उस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी हो, जाते हुए इतना बिल बढ़ा दो, ये भी हो सकता है। और ये इनको आके कि अगर वो अगला जो आए तो फिर उसके लिए तो ये कुछ भी हो। तो उसमें ये था कि उसमें और आपको तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड, 900 बिलियन के अराउंड थे यार, उसको आप कर दें इस वजह से। और मैंने एक नंबर दे दिया आपको। बाकी आपने क्या कमाल कर दिया, बाकी आपने ये कहा सीकेडी जो आपकी गाड़ी की है वो थोड़ी सी कम हो गई। बाकी आपकी क्या कहते हैं, बट उसकी जो आपको पाम ऑयल जो है वो 100 मिलियन डॉलर का आपका कम हो गया। ये नंबर दे दिया मैंने। अब मेरा बड़ा बुनियादी सवाल कि पिछले 22 महीने से पाकिस्तान में करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वो जारी है। इस डिवैल्यूएशन जिसके अब हम कह रहे हैं कि समरात हमें मिल रहे हैं, टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से जो बात हो रही थी, वो तो नंबर दे दिया आपको, समरात तो नहीं मिले चूंकि अब उसकी कीमत जो हमने अदा की, जाहिर है कि आपकी जो यहाँ पे ग्रोथ है वो बड़ी कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर भी असर देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। अब ग्रोथ की आपने बात की है ना, मुझे जरा बात करने भी दीजिए। आपने ग्रोथ की भी, अभी मैंने आपको ये नंबर दिया, मैंने आपसे क्या कहा था, 65 से 60% बैंकों ने इन्वेस्ट इसमें किया हुआ था, ठीक है ना, बिल में। तो भाई मेरे वो कहां से वो निकाल के प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट दें, जरा मुझे ये बताइए आप मुझे। नहीं तो फिर 1 मिनट और आगे भी आप नहीं चल, देखिए 1 मिनट इमरान, आप इसको हाईलाइट कीजिए, मुझे ये बताइए, ये काम स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उनसे सवाल कीजिए ना यार। ये उनका काम ये नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ये प्रोग्राम में जब आप साइन करके आए तो ग्रोथ अब तो आप यार ये तो अभी साइन की बात करेंगे, स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। 10 साल पहले से आप ये करते चले आ रहे हैं। आपका जो 2007-8 में एडवांस डिपॉजिट रेशियो जो था भाई, वो
ऐसा था कि स्टेट बैंक ने वार्निंगें दी हुई हैं 90% प्लस का था, इसको समझने की कोशिश की है। एवरेज जो था 74-75% एडवांस डिपॉजिट का रेशियो था, वो एडवांस डिपॉजिट रेशियो जो था एक पॉइंट ऐसा आया था कि 50 और 50 के नीचे आया था, और आप कहीं 54-55 पे आप ओवर कर रहे हैं। वो भी इसलिए करते हैं कि आपने एक वो इधर से एक चीज एडजस्ट मार दी, तेल वाले को दे दिया पैसे तो फलाने को दे दिया, तो एकदम उसके अकाउंट में वो हो गया, तो आपने देखा एक्टिविटी हो गई। जेन्युइन तो नहीं हो रही। आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो बाकी जो जगहों में जहां आपको करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो तो रियल उसमें नहीं है। वो कौन करेगा? वो देखिए बैंक करेगा। बैंक क्यों करेगा? ठीक है, बैंक क्यों करेगा? और बैंक ज़ाहिर है कि वो उस वक्त वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। नहीं, उसको फ्री है, प्राइवेट सेक्टर था। अब रुक जाइए, एक ब्रेक की कॉल जरा ले। इस वक्त असद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त क्या हालात हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं और इससे किस तरह से निपटना होगा, यकीनी तौर से ये अब हम रखेंगे इनसे सवाल कि इसका वे आउट क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, असद रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवी साहब, ये बताइएगा कि अब मौजूदा हालात में सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? मतलब कोई ना कोई हल भी तो होगा ना इसका। देखिए, एक सेंट्रल बैंक जो है वो अपना मॉनेटरी टूल ऐसे सिचुएशन में यूज कर सकता है। अब अभी तक तो जो लोग बातें कर रहे हैं वो तो ये है कि भाई रेट हाइक कर दो, रेट मतलब अभी तक तो सिर्फ एक ही यही मॉनेटरी टूल आप यूज करते आए, पॉलिसी रेट बढ़ा दो या कम कर दो, इंक्लूडिंग मेरे ख्याल से 4-5 और आपके पास टूल्स होते हैं। देखिए, कोई इतना ज्यादा मैं आपको ये भी बता दूं, आज कोई बहुत ज्यादा डिप नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा वो नहीं देख रहा हूँ कि एकदम आप जो है रेट को कट कर देंगे। अच्छा, इसको भी जहन में रखिए, ये लोग बहुत खुशफहमी में बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अभी यू आर बीन गाइडेड बाय, वही बात हो गई, IMF लिख के कहीं नहीं होगा, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है। बहुत से बहुत होगा, अगर ग्लोबल प्रेशर हुआ, यूएस ने कर दिया, यूरोप ने कर दिया, तो आपको कहीं जा, लेकिन ये कि मैं ये नहीं, डबल डिजिट आप देख रहे हैं। हाँ, अभी तो रहेगा ये तो अभी रहेगा। अब आपका सवाल ये कि क्या करना चाहिए। देखिए, स्टेट बैंक में हैरान हूं कि उसने कॉरिडोर रेट को वाइड क्यों नहीं कर दिया, जो रेपो वाइड करना चाहिए था। वो जो 2% है उसका, तो वो करता 3 किया, 2.5 किया, 2 कर दिया। दैट्स इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर, जो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर जो उनका जो कहलाते हैं स्टेट बैंक का जो है, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है, इसको 5-6% कर दो। देखो, अब ये समझने की कोशिश कीजिए, इसमें बैंक परेशान। अब इनको ये है कि जब उस वक्त आप उसको लिक्विडिटी डालेंगे, अब बैंक को जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आप समझे ना? स्टेट बैंक जो है वो अपना मॉनेटरी टूल यूज कर सकता है। वो बेसिकली कॉरिडोर जो है उसको वो वाइड करे, अच्छा खासा वाइड कर दे, और देखिए कि मतलब क्या वो है। उसमें ये नहीं करे कि आधा करके देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इतने कंफर्टेबल है बैंक, आराम से, और दूसरी साइड पे इतनी परेशानी में है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। परेशानी कब होगी? जब आप उसको वाइड करेंगे, 5-6% का कॉरिडोर रेट आप कर देंगे और लिक्विडिटी छोड़ेंगे, फिर आप देखिए कि कैसे भगदड़ एडजस्टमेंट होती है। हाँ, वो भी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी आ जाते हैं। आज जरा वो फैटफ के हवाले से मैं भी जानना चाहूंगा। कुछ खबर जिसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एक्सप्लेनेशन आई, सेंट्रल बैंक में भी इसके ऊपर बात हुई, वहां पे भी, और अब इंडिया जो है वो बड़ा जाहिर है कि मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा। आप सही कह रहे हैं, ये आज बड़ा अफसोस की बात है। इंडिया, आपको पता है, ये शुरू से पड़ा हुआ, और इंडिया बहुत, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीद से था कि FATF में तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो नहीं, अब मेरे ख्याल से बज़ाहिर तो ऐसे इंडिकेशन तो हैं, लेकिन उसको थोड़ा समझना पड़ेगा FATF को। देखिए, एक तो ये है कि ये ओरिजिनेट ऐसे हुआ था, जो हमने उसकी मालूमात करवाई कि इंडिया की न्यूज थी जो ब्लूमबर्ग में लगी, असल में ब्लूमबर्ग में जो लग गई ना, तो इसके वजह से वो एकदम शोर ज्यादा हो गया। अच्छा, कोई उसके कोई ऐसे माने और कोई हैसियत नहीं रखता है। पर FATF में ये याद रखिएगा, जो आपको एक रेजिस्टेंस आ रहा था, वो ज्यादातर जो था इंडिया के अलावा एक जो कंट्री रह गया था वो फ्रांस। और आज आप देखिए, फ्रांस ने भी कश्मीर के हवाले में जरा सा अपनी लचक दिखाई है। अब ये एक आप चेंज देख रहे हैं ग्लोबल, और ये पाकिस्तान के लिए फेवरेबल चीज जा रही है, होपफुली। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखिएगा, आप उम्मीद तो अच्छी लगाइए, इंशाल्लाह बेहतर होगा, वो सब दुआ करें कि कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए। उसकी वजह ये है, आपको टारगेट जो है ना यार, 27 चीजों को आपको ठीक करनी है। सही है, 27 चीजें आप ये याद रखिए। जो सब बोल रहे ना ये हो गया ठीक, नहीं, आप कोशिश रहिए और उन चीजों को सही। दूसरी बात मैं ये बता दूं, अब ये लोग भूल जाएं, पैसे में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक जो है उसमें बहुत सख्ती करेगा, कोई मनी लॉन्ड्रिंग इस टाइप की चीजें कोई बर्दाश्त नहीं होगी। और आप ये देखिए, जो उन्होंने भी 4 बैंकों को भी जो इन्होंने पेनलाइज किया है, और जो हमें जो मालूमात है उन्होंने किया है। अच्छा, हाँ, उस हिसाब से उन्होंने किया। उसमें ये था कंप्लायंस के इश्यूज पे, कंप्लायंस के इश्यू, और उसमें ये हुआ था कि कुछ लोगों ने रोक दिया था
और 2018 में जब उनको वो हुआ, उनको मेरे ख्याल से ये हुआ होगा कि शायद पेनल्टी कम लगी होगी। जो कर रहे थे कैरी ऑन कर रहे थे कि आखिरी वक्त उनको डंडा लगा, उन पे ज्यादा हो गया इस वॉल्यूम के बेस ऑन डिपेंड करके। ठीक है, तो ये चीज जो है ये थोड़ी सी इसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा अभी। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे कि मसला हमारा सारा का सारा इस वक्त ये है कि हमें चाहिए डॉलर्स, ठीक है ना। आप अपेरेंटली अगर बात करें, एरियल भी अगर इकोनॉमी का जायजा लें तो पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए आपको चाहिए डॉलर। इस साल भी आपका जो है जो फाइनेंसिंग है आपकी फॉरेन तकरीबन 25-26 अरब डॉलर तक की है। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आपकी बूस्ट हो नहीं पा रही, प्रॉब्लम आपके सामने, टेक्सटाइल का सेक्टर आपके सामने। ये जो हमने दो चीजें की, आपने करेंसी को डेप्रिशिएट किया पिछले 22 महीने से और इंटरेस्ट रेट्स को आपने जैकअप किया, इन दोनों चीजों से डॉलर आएगा कैसे, वो इक्वेशन बैलेंस होगी कैसे? दो चीजें, एक तो या तो डॉलर आपके पास आए या फिर जो डॉलर यहां से जा रहे हैं इन टर्म ऑफ आपकी इंपोर्ट्स जो जा रहे हैं उनको रोकें। तो अभी तक बाजार ये ऐसा लग रहा है कि जो जा रहे हैं उसको जरा अच्छी तरीके से रोकें, एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करके। आने वाली साइड पे भी इतना ज्यादा काम नहीं हुआ। साहब देखिए, मैं तो एक बहुत प्रो वो हूँ स्ट्रॉन्गर रुपीज के। मैं तो जब भी आपके साथ प्रोग्राम करते हुए मेरे ख्याल से 2005-6 साल के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, आपने ये देखा होगा मैं तो प्रो वीकर रुपी के उसमें, क्योंकि वीकर रुपी से पाकिस्तान आज तक कुछ हासिल ही नहीं हुआ। 10 साल में आप 100% से ज्यादा यार 60-62 से आप आज आपका 158 पे है यार। आप बताइए, तकरीबन आपने 150% आपका रुपया जो है 160% आपका वीक हो गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग रुपी भी आप कैसे रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? वो ये तो बहस है ना। देखिए, स्ट्रॉन्ग रुपी में पिछली गवर्नमेंट तो सक्सेसफुल रही है ना, वो इन्होंने आके लाद दिया इनके डार साहब ने जो रखा है 105 पे, मैं बिल्कुल फेवर में हूं उसके। अच्छा, मैं बिल्कुल फेवर में स्ट्रॉन्ग रुपी के। और वो कैसे रखा, आईएमएफ ने कैसे अलाउ कर दिया? अभी जो वो डंडा दिखा के उन्होंने ऐसा है एक्सचेंज रेट के फ्लेक्सिबल पे लिया है, उनके दौर में ऐसे क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम था? आईएमएफ के पास अब जाते हैं ना, उसके पास 3 रेसिपी होती है। क्या? इंटरेस्ट रेट हाइक, रुपी ये करेंसी वीक एंड ऑस्टेरिटी। ये है ऑस्टेरिटी का मतलब कि आप खर्चा नहीं करेंगे। तो भाई मेरे खर्चा नहीं करोगे तो टैक्स कहां से मिलेगा? स्पेंडिंग नहीं करोगे तो मैं वही बात कर रहा हूं कि जब आप ऑस्टेरिटी उस लेवल पे जाके ऑस्टेरिटी करेंगे तो आपकी एक्सपेंशन कहां होगी? फिर आप कहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं? फिर आप कहां प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं? तो उसने आपसे ये कह दिया है कि भाई आपकी ग्रोथ जो है 2.4% होगी। सबसे पहले जो उसने टारगेट दिया था वो नंबर रिवाइज करता रहता है, वो खुद भी सही नहीं होता उसके नंबर। आप ग्लोबल देख लिए, कभी सही नहीं होते हैं। वो जो नंबर देता है उसको उलट हो रहा होता है। बड़ा फर्क आता है आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के। ये जो है अब आप दूसरी साइड आपका जो डेफिसिट है देखिए, वो भी आपका बड़ा तगड़ा है। तकरीबन वो 8.5 और 9 के, मतलब 8.5 के नीचे बहुत मुश्किल है उसको आना, क्योंकि आपके पास क्यों अर्निंग नहीं है, कहीं से पैसे नहीं। 6.6 पे हमने होल्ड करके रखना है, कुछ भी करके उसको मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल है। देखिए, उसके लिए या तो आप क्या वो इनकम जो देखिए, इसको समझने की कोशिश की। ये सारे सवाल को जो जवाब है ना, यू हैव टू जनरेट इनकम। जनरेट इनकम से माने क्या हुए कि आप एक्सपेंड करें अपनी इकोनॉमी को, एक्सपेंशन में लेकर आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें। वो तो अभी तक नहीं की है ना, अभी तो आप चीजों को सही करने कह रहे हैं ना। और उस दिन मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, हमारे हजरत साहब हैं, उन्होंने तकरीबन कहा 1.5 साल और उनको चाहिए, मतलब ठीक हो जाएगा फिर। तो 1.5 साल का मतलब ये कि आप अब फिलहाल तो कुछ है ही नहीं अभी भी। ये मेरे ख्याल से 1.5 साल में भी नहीं होगा। उसकी वजह 1.5 साल में मुश्किल इसलिए है कि अभी आपने एक चीज़ बताई थी, वो नंबर मैं सही कर दूं, तकरीबन एक रफली आप रखिए तकरीबन $20 बिलियन की आपकी एक एनुअल वो है जो आपको पेमेंट करनी है। ठीक है। अब मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितना आपके रोल ओवर होगा माइनस कर दिए, डिफर्ड पेमेंट हो माइनस कर दिए, वरना है अमाउंट ये। अब वो पूरा कहां से करोगे? इनकम नहीं है। क्या चीज? आप इनकम। दूसरी बात इतनी हम इसकी यार वो सुन रहे हैं आप इमरान, आप देखिए कि टैक्स की, और भाई मेरे टैक्स में कौन सा यार 5.5 ट्रिलियन, हाँ 5,500 अरब। ये तो आप ये देखिए, आप उठा के 5 साल पहले देखिए क्या हो रहा था। 5 साल पहले भाई 105 का रुपया था यार, वो तो ऐसा ही आपका 6 ट्रिलियन 6.5 ट्रिलियन होना चाहिए। वाई में भी आपको ऐसे ही फंसाता है, इसी तरह वो करता है कि उसको पता है कि वो आप करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, वो आपको हिसाब से एक टारगेट देता है ताकि आप रुकिए। तो ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट है। डेफिनेटली हुकूमत जो है वो बहुत कोशिश कर रही है, वो अपनी जगह वो है, लेकिन ये कि वो कर नहीं पा रही है। ये सारी चीजें आईएमएफ में जाने के बाद हमारे ऊपर नाजिल हुई। हाँ, ये तो आईएमएफ। तो ऑप्शन क्या था फिर? अगर नहीं जाते तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन आपके पास ये था। अब आप देखिए बिल की टी बिल की बॉन्ड की बात हो रही है,
आपके साथ में प्रोग्राम करता था 2008 में जब ये IMF के पास जा रहे थे, शौकत तरीन उस वक्त थे। आपके बिजनेस रिकॉर्डर की हेडलाइन है, आप गूगल करें, हाउ अबाउट क्या कहते हैं, एक और मैंने उनको वो दिया था कि आप ये स्वैप कीजिए आप। इन्होंने डिपॉजिट लिया, इन्होंने डिपॉजिट लिया। उसमें मैंने उस वक्त यही कहा था कि भाई आप हाउ अबाउट प्लान डी के नाम से वो हेडिंग है, मैं ये याद करता हेडिंग क्या है, आप गूगल करें आपको मिल जाएगा। आपको ये दिया था कि आप अभी भी यही कहा था कि आप इसको करने के डॉलर बजाय डिपेंडेंट आपका स्टॉक है उसको आप कम करें, स्वैप की तरफ आप रुपी उनके डॉलर करते हैं, एक एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं उनके साथ, और आप फिर जाते हैं आप अपने जो दोस्त बरादरान जो भी है कि भाई तुम ऐसा करो, बॉन्ड टी-बिल मुख्तलिफ उसमें कि 10 बिलियन डॉलर के आप टी-बिल ले लो। आपको इससे लिक्विडिटी, आपको पता है अभी आप एक और सवाल कर रहे थे ना कि टी-बिल का भी कुछ पूछ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वो जब आप पूछेंगे तो मैं नहीं, मैं ये कहता हूं कि अभी कहा जा रहा है कि जो फॉरेनर्स हैं वो आके पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट है और फिर आपकी कैपिटल मार्केट्स में भी टी-बिल्स है और जो आपके और सॉवरेन पेपर्स हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर आए, मुमकिन होगा? एक मिनट, 3-4 चीजें आपने मिला दी हैं, वन बाय वन चलते हैं। देखिए टी-बिल की जो आप फॉरेनर की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली हम लोग इजिप्ट की बात कर रहे हैं। देखिए इसको इजिप्ट, हाँ, इजिप्ट के बारे में ये है कि इजिप्ट ने अपनी करेंसी को अंडर वैल्यूड रखा हुआ था। मतलब ये है कि उसको इतना, जैसे हमने बहुत ज्यादा कर दिया ना, सही वो कर दिया था, और वो एक रफली 20% के अराउंड एक एस्टिमेटेड है वो, और वो अट्रैक्ट करने के लिए वो आए ताकि वो जब स्ट्रांग हो तो उसको फायदा हो इन्वेस्टर को। दूसरी बात, हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो 2006-2008 से इजिप्ट जो है वो कर रहा है। आपकी पोजीशन में और इजिप्ट में बहुत फर्क है। इजिप्ट जो है भाई ये याद रखिएगा वो इसराइल के कोने में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इजिप्ट स्ट्रांग कंट्री है, 900 मिलियन उसकी पॉपुलेशन, 90 मिलियन के करीब उसकी पॉपुलेशन है, तो वो एक तगड़ा मुल्क है। तो वो आपको तगड़ा किस सेंस में? मिलिटरीली मतलब वो बात कर रहे हैं कि वो तो एक टफ टाइम दे सकता है ना, इसको समझने की थोड़ी चीज जो है। अच्छा, अब उसमें ये है कि उसकी वजह से एडवांटेज उसको ये है, अब आपको फिगर भी दे दिए, इकोनॉमी भी दे दी, उसकी क्या है, उसको IMF ने कितने दिए, 12 बिलियन दिए थे। ठीक है ना, ठीक है। आपको भी तकरीबन आपका जो आप 10-11 बिलियन आपको मिल सकते थे, आपको उसने नहीं दिए। उसने आपको डंडी इसलिए मार दी कि आपने 5.5 बिलियन लिए हुए हैं, ठीक है ना, वो उसने वहां से वो बराबर कर दिया। हालांकि स्ट्रेटजी सही थी वो लेने की, हमने बार्गेन, यहाँ पे हम समझते हैं कि जरा वीक हमारी बार्गेनिंग रही, हमने उसको किया होता। इजिप्ट में इसलिए है कि भाई इजिप्ट में अभी आपको ये बताया कि जब इनका ये जब गए थे 4 साल पहले, इन्होंने नहीं बाकर साहब का तो ये ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ तो ये बात हो रही है, इसको समझने की, हम पॉलिटिक्स की बात करें। जब अरब स्प्रिंग हुआ उसके बाद वो सारे अरब ममालिक गए, उन्होंने जाकर चुके वहां से मुर्सी आ रहे थे ना, तो इन्होंने कमिटमेंट किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने 111 बिलियन की इन्होंने वो या 112 बिलियन कोई अराउंड ऐसे अमाउंट था इसकी मेमोरी, हालांकि हुआ नहीं, और उसमें 10-11 बिलियन की ग्रांट इन्होंने उसको कही। आपको तो ग्रांट भी नहीं मिली भाई, वो भी उसका भी कहीं ये अनाउंस्ड है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको पैसे मिले, ग्रांट हमेशा। अब अभी जो कहा जाता है इजिप्ट जो है वो क्राइसिस से निकला नहीं, इजिप्ट का क्राइसिस संगीन हुआ। देखिए एट प्रेजेंट क्या उसकी, वो तो दूसरी चीज है। दूसरी बात ये है कि इजिप्ट में जो सबसे मेजर चेंज आया है ना, जो इस अरब स्प्रिंग में रुका हुआ था, वहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो उनके यहाँ वो फ्लरिश किया। बाकी उनका जो काम है वो भी हो रहा है, तकरीबन 40 बिलियन है। IMF ने वही मॉडल उठा के पाकिस्तान के ऊपर रखा है। अब एक और चीज बता दूं, ये जो डॉलर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर लेता है सपोज। देखिए अब जब ये जाएंगे ना तो ये थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, अपने ताल्लुकात यूज करेंगे ना, तो इनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इजिप्ट जो है उसका हाई पॉइंट मेरे ख्याल से 21.5-22 बिलियन के अराउंड उसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसकी ट्रेजिबल में है। आपके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, आपको एक और प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी आपके पास नहीं है। अभी आपने 11 ट्रिलियन जो किया है, हम तो यही बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी कहाँ है? जो बैठे हुए लोग बातें कर रहे होते हैं, ऐसे फन्ने खान बन रहे होते हैं, लिक्विडिटी कहाँ है? और ये तो 2005 से आप कह रहे हैं लिक्विडिटी कहाँ है? देखिए अच्छा, लिक्विडिटी इसलिए नहीं है, अब आप ये जो पैसे आएंगे ये एक सिस्टम में थोड़ी आएंगे, वो तो एक आपके अलग अकाउंटिंग उसकी होगी, वो स्टेट बैंक के पास जाएगा और वो वो वापस चला गया। और आपको सिस्टम में चाहिए, आपको चाहिए लिक्विड सिस्टम में। लिक्विड सिस्टम कहाँ से? रेमिटेंस हो, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, आपका क्या कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन हो, ये वो सोर्सेज होते हैं, और इसके अलावा कोई सोर्स नहीं होता है। आपको जो वो भी मिलता है ना भाई, एक और चीज ध्यान में रखिए, वो जो पैसे मिले हैं ना, जो 5.5 बिलियन, उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, वो डिपॉजिट है भाई। बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो ये कि
ये आप सोचिए कि आप अब आपका एक ये इशू कोई बात ही नहीं करता है कि भाई आप लिक्विडिटी कहां से जनरेट करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि आपने जो सवाल किया था कि आपका डेट जो है वो डोमेस्टिक डेट जो है वो उसी तरह मूव होने लगता है, क्योंकि वो पैसे डलेंगे तो कम होगा ना, तो पैसे कहां से डलेंगे। नहीं, अब आइडियली तो ये है कि पाकिस्तान में डॉलर इनफ्लोज बढ़े। पिछले हमने देखा कि आपके जो एफडीआईज है वो काफी कम 51% जो उसमें रिडक्शन हुआ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अब सूरत हाल जो है वो बड़ी संगीन है, इससे हम निकलेंगे कैसे, किन लाइंस के ऊपर काम किया जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट के हवाले से बात कर रहे थे तो उस पर भी आपको वो रिस्पांस वहां से नहीं मिला। एक्सपेक्टेड्स पाकिस्तानियों का गो के पीटीआई 21 तारीख में एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो पर पाकिस्तानियों का माना जाता है, लेकिन वो भी इस तरफ नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ उस तरह से नहीं आ रही है। क्यों? दोनों चीज आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जो आपका है, बेसिकली इसको ये याद रखिएगा, सबसे पहले तो आप जो बातें करते हैं ना, बातें सिर्फ नहीं होती, आपको कैलकुलेशन करना पड़ती है। आपके तकरीबन 9-9.5 मिलियन पाकिस्तानी बाहर हैं, और ये याद रखिएगा कि उन 9-9.5 मिलियन पाकिस्तानी में से 4-4.5 मिलियन जो है वो लेबर क्लास है, वो तो कुछ नहीं ले सकती हो, उसको तो आप माइनस कर दें। अब बाकी जो बचे वो ऐसे लोग हैं जिसमें ये नंबर जो आ रहा है उसमें भाई एक जो है उनकी लोगों की फैमिली भी है। आप पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं ना, बज बजा के अब यहाँ कितना परसेंट प्रोफेशनल रहा, 10% हार्डली ऐसा प्रोफेशनल होगा जो उसमें से वो, तो ये 10% अब आप जो बात कर रहे हैं ये कितनों में से हुआ। इसमें से ऐसा हुआ कि जो 4.5 रह गए थे, 4.5 मिलियन में से आपके हाउस होल्ड, चूंकि फैमिली होती है, बच्चे हुए, असल चीज तो वही नहीं, अब देखिए आपको नंबर दे रहा हूँ, एक मिनट। अब वो 4.5 मिलियन में से अब आपके कितने बचे, वो 1 मिलियन बचे। अब वो अगर 1-1.5 मिलियन जो बचे हैं उसमें से अब आपने कहा पीटीआई के सपोर्टर हैं, अब पीटीआई के सपोर्टर कितने रह गए, अच्छा प्रोफेशनल कितने हैं, 10 से 15% है। वो हैसियत है, लेबर की हैसियत नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लेगा। क्यों? क्योंकि आप वो देगा, निकाल लोगे तो पैसे कट जाएंगे, चार्जेस के जो हैं वो 20 से 22% है। हाँ। उसकी फिर ये है कि वो कंप्यूटर में कहाँ बैठेगा भाई, वो तो हम भी सही से नहीं चला सकते हैं, तो वो बैठ के कहाँ से वो कर। तो ये सारी चीजें जो है देखिए आप बनाते हैं तो ये सोचना पड़ता है लोगों को। क्या हम ये हमेशा एक मिसाल दे रहे होते हैं कि भाई जो आपका ये क्यों सेविंग एविंग जो आप करते हैं, लोगों को चाहिए जब सोता है ना तकिया के नीचे उसके पैसे होने चाहिए कि वो ऐसे निकाले उसको पैसे मिल जाए, ठीक है, इतना उसको कंफर्ट चाहिए। तो वहां तो वो कंफर्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब आपने एमनेस्टी स्कीम की बात की, एमनेस्टी स्कीम में आप मुझे बताइए, यही फिगर यही नंबर है सारा कुछ। और भाई मेरे 3 लाख और 5 लाख डॉलर जो है इसमें तो पासपोर्ट मिल जाता है। तो अब आप उसको जो कुछ करेंगे वो तो भाई बाहर का पासपोर्ट ले लेगा। सही, उसको क्या जरूरत है, उसको नहीं है भाई, उसको क्या जरूरत है डिक्लेयर करने की। ये रियलिटी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये असल बात, इसको बैठ के असल में हम डिस्कस नहीं करते हैं, सोचते नहीं है प्रैक्टिकली। ये जज्बात में काम नहीं हो सकता है, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि क्या ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें तो समझ में नहीं आता हमारे लोग कैसी बात है। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फरवरी में एफपीसीसीआई में एक वो हो रहा था, असद उमर साहब एक तकरीर कर रहे थे। असद उमर साहब ने कहा कि पाक को पता, पाक हमारा कैश टू डिपॉजिट जो है 38% है, बांग्लादेश का 16% है, निकाल के देख लीजिए जो मैं बात कर रहा हूँ, और इसको हमारा टारगेट है 25% लाना। अब ये करेंसी सर्कुलेशन से इसका रिलेटेड है। वो भाई कहाँ से ले आओगे जब तुम रुपए 158 का कर दिया। अब कोई मुझसे पूछता है तो मैं आम आदमी को क्या समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ ये हूँ कि भाई वो जो चीज आपका जो आपको पता वो रोटी कहां से लेगा, 24-25 मिलियन टन जो है वो आप उसको किलो में कीजिए, 8 से 10 पे। आपको पता है रोटी वालों ने क्या किया है, मैं तो चूंकि सर्वे करता हूं ना, रोटी वालों ने ये किया, पेड़ा छोटा कर दिया। जब उनको भी तो अपनी मैनेजमेंट करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया असद रिजवी साहब। नाज़रीन, जो मजमूई तौर पे इस वक्त हालात हैं वो आपके साथ हमने बारीक बीनी से शेयर करने की कोशिश की, और दुआ यही है कि हुकूमत इन तमाम उमूर से, इन तमाम इशूज से, प्रॉब्लम से एहसन तरीके से बाहर निकले, क्योंकि हमने ही पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।